विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ सुरक्षा का यह अंतिम वीडियो है विद्यार्थियों हमारा। इसमें हम जानेंगे कि सहयोग मूलक सुरक्षा क्या है और भारत में सुरक्षा के लिए क्या तरीके अपनाए गए हैं। तो विद्यार्थियों, सुरक्षा क्या है इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में जाना कि खतरे से आज़ादी के बारे में, कि किस प्रकार से सुरक्षा का बुनियादी अर्थ जो है खतरे से आज़ादी है। केवल उन चीजों की सुरक्षा से जुड़ी चीजों का विषय बनाया जाए इसे, जिसमें जीवन के केंद्रीय मूल्यों को जो खतरा पैदा होता है। सुरक्षा की धारणा में हमने विद्यार्थियों पढ़ा कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा क्या है, पारंपरिक धारणा में बाहरी सुरक्षा क्या है, आंतरिक सुरक्षा क्या है, और किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में क्या विकल्प हो सकते हैं। जैसे आत्मसमर्पण करना हो गया था, और दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध के मान लेने की बात आ गई थी, हमलावर को पराजित करना था। ये सभी बातें हमने पढ़ी। और हमने पढ़ा कि परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व क्या है, जिसमें हमने शक्ति संतुलन की बात पढ़ी थी, और गठबंधन बनाना और गठबंधन का आधार क्या होगा। जैसे गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश के विभिन्न अन्य देशों के साथ गठबंधन बनाना, गठबंधन जो होगा राष्ट्रीय हितों पर आधारित होना चाहिए। ये सभी चीजें हमने पिछले वीडियोस में हमने जानकारी हासिल करी। इसके साथ ही हमने पढ़ा विद्यार्थियों की एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौतियां क्या है। इसमें एक तो ये था कि इन देशों को अपने पड़ोसी देशों से सैन्य हमले की आशंका हो सकती है और अंदरूनी सैन्य संघर्ष की चिंता हो सकती है। इसके बाद सुरक्षा की परंपरागत धारणा में युद्ध नीति के बारे में हमने पढ़ा कि किस देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मसमर्पण रक्षा, इसमें आत्मरक्षा की बात आती है, दूसरों को जनसंहार से बचाने की बात आती है। फिर हमने पढ़ा कि किसी युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब युद्ध करने के भी अपने नियम होते हैं, उन नियमों का पालन किस प्रकार से हमें करना है। और संघर्ष विमुख शत्रु और निहत्थे व्यक्ति और आत्मसमर्पण व्यक्ति, एक आत्मसमर्पण जो शत्रु है उसको नहीं मारने की भी बात है। सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना कि उसे आत्मरक्षा के लिए आवश्यक है। और सुरक्षा की परंपरा का धारणा में इस संभावना से इनकार नहीं किया गया कि देशों के बीच एक न एक रूप में सहयोग हो, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है निशस्त्रीकरण, शस्त्रों पर परिसीमन, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास बहाली। इसके बाद विद्यार्थियों हमने पढ़ा कि सुरक्षा दुनिया में बाहरी सुरक्षा के पारंपरिक विचारों को हमने पढ़ा कि किस देश की सबसे बड़ा खतरा सैन्य खतरा है, और इस खतरे की जड़ जो है दूसरे देश या जो सैन्य कार्यवाही की धमकी देकर संप्रभुता और स्वतंत्रता के मूल्यों में खतरे डालते हैं, ये बात हमने पढ़ी। और युद्ध के खतरे के जवाब में सरकार के पास 3 विकल्प हैं, इसको हमने पढ़ा, जिसमें आत्मसमर्पण की बात आती है, खुद की रक्षा, युद्ध के दौरान खुद की रक्षा करने की बात आती है, और फिर सुरक्षा के 4 घटक यानी रक्षा और शक्ति और गठबंधन, ये भी हमने पढ़ा। इसके बाद युद्ध का मतलब युद्ध की रोकथाम, रक्षा का अर्थ है युद्ध को सीमित करना, समाप्त करना। शक्ति संतुलन बनाने के लिए हमने एक अच्छा हिस्सा सैन्य शक्ति का निर्माण करने की बात की थी कि सभी देश जो हैं अगर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाते हैं, और सभी देशों में अगर सैन्य शक्ति बढ़ती है तो शक्ति संतुलन भी बराबर हो जाता है। और सैन्य हमलों के खिलाफ बचाव के लिए अपने कार्यों का समन्वय करना, ये भी हमने पढ़ा था। इसके साथ ही विद्यार्थियों हमने ये पिछले वीडियोस में हमने ये जाना कि आंतरिक सुरक्षा के पारंपरिक विचार क्या है। जैसे पारंपरिक विचार में हमने सुरक्षा को आंतरिक सुरक्षा के साथ ही चिंता करनी चाहिए, है ना, ये हमने पढ़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पृथ्वी पर शक्तिशाली देशों के लिए आंतरिक सुरक्षा कमोबेश आश्वस्त थी, और अधिकांश यूरोपीय देशों को उन सीमाओं के भीतर रहने वाले समूहों या समुदायों से गंभीर खतरों का सामना नहीं करना पड़ा। इसी प्रकार से उपनिवेश स्वतंत्र हुए वे शीत युद्ध के गर्म युद्ध में परिवर्तित होने से डर रहे थे कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं हो जाएगा। और न स्वतंत्र अफ्रीकी और एशियाई देश पड़ोसी देशों के साथ सैन्य संघर्ष की संभावना के बारे में अधिक चिंतित थे। इसी प्रकार से अलगाववादी आंदोलनों से आंतरिक खतरों के बारे में चिंतित थे जो स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। इसके बाद पारंपरिक सुरक्षा और सहयोग की बात, जिसमें हमने सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया कि युद्ध सही कारणों से हो सकता है, मुख्य रूप से आत्मरक्षा या अन्य लोगों के नरसंहार से बचाने के लिए। सुरक्षा के पारंपरिक विचार भी निशस्त्रीकरण, हथियारों के नियंत्रण और विश्वास निर्माण जैसी सहयोग के अन्य रूपों में मदद करते हैं, है ना। निशस्त्रीकरण के लिए सभी राज्यों को कुछ प्रकार के हथियारों को त्यागने की आवश्यकता होती है। हथियार नियंत्रण
और हथियारों के अधिग्रहण या विकास को नियंत्रित करना, जैसे यूएसए, यूएसएसआर या अन्य हथियार नियंत्रण संधियों पर इन्होंने हस्ताक्षर की, जिसमें हमने बात की थी SALT 1 START 2 की संधियों की बात की थी। फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें देश अपने प्रतिद्वंदियों के साथ विचार और जानकारी साझा करता है कि हमारी सैन्य समस्याएं, हमारी सैन्य तैयारियां क्या हैं, अन्य देशों को भी बताना, हमारा सैन्य उद्देश्य क्या है, इन सबको बताना। बल सुरक्षा के सिद्धांत के लिए खतरा बताया और पारंपरिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सिद्धांत का अर्थ बताया। फिर गैर पारंपरिक धारणाएं हमने देखी इसके अंतर्गत। सुरक्षा की गैर पारंपरिक धारणाएं जैसे सैन्य खतरों से परे जाती है, जिसमें मानव अस्तित्व की स्थिति को प्रभावित करने वाले खतरों और खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल की गई है। सुरक्षा के गैर पारंपरिक विचारों को मानव सुरक्षा या वैश्विक सुरक्षा कहा गया। मानव सुरक्षा से हमारा मतलब है कि राज्यों की सुरक्षा से ज्यादा लोगों की सुरक्षा पर ध्यान देना, मतलब राज्य की सीमाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने से अलावा से मतलब है कि वहां के रहने वाले जो जन समुदाय है उसकी रक्षा पर ज्यादा ध्यान देना। फिर मानव सुरक्षा की व्यापक अवधारणा के समर्थकों का तर्क है कि खतरे के एजेंडे में भूख, बीमारी और प्राकृतिक आपदा शामिल होनी चाहिए। ऐसे ही वैश्विक सुरक्षा का विचार 1990 के दशक के ग्लोबल वार्मिंग, एड्स और इनसे इतने पर जैसे खतरों की हमें वैश्विक प्रकृति के जवाब से किस प्रकार से उभरा है। खतरे के नवीन स्रोतों के बारे में हमने पढ़ा, जैसे मानवाधिकार है, आतंकवाद है, वैश्विक गरीबी है, पलायन है, स्वास्थ्य है, महामारी है, कोविड-19 की हमने बात करी। इसी प्रकार से आतंकवाद और राजनीतिक हिंसा को संदर्भित करता है, जो नागरिकों को जानबूझकर और अंधाधुंध निशाना बना देता है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। मानवाधिकार के 3 प्रकार हमने पढ़े, राजनीतिक अधिकार हमने पढ़ा, आर्थिक और सामाजिक अधिकार हमने पढ़ा, उपनिवेशित लोगों के अधिकार भी हमने जाने। इस प्रकार से हमने एक अन्य प्रकार की असुरक्षा, वैश्विक गरीबी के बारे में भी जाना, निर्धनता के बारे में, जो पूरे विश्व में व्याप्त है। दक्षिण में गरीबी ने भी उत्तर में बेहतर जीवन, विशेषकर बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर पलायन कर लिया। इसी प्रकार से HIV है, एड्स है, बर्ड फ्लू है, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम है, इसे SARS कहा जाता है, ये प्रवासन के माध्यम से देशों में बढ़ रहा है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, ये समझना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा की अवधारणा के विस्तार का मतलब सब कुछ शामिल करना नहीं होता है। सुरक्षा समस्या के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक समस्या को न्यूनतम सामान्य मापदंड समझा जाना चाहिए। अब आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों, ये तो हमने पिछले वीडियोस का थोड़ा समराइज हमने कर लिया। आज हम पढ़ेंगे कि सहयोगमूलक सुरक्षा क्या है। सहयोगमूलक सुरक्षा की बात जब हम करते हैं तो इसमें सुरक्षा के कुछ मुद्दों से निपटने के लिए सैन्य टकराव के बजाय सहयोग की आवश्यकता होती है। जैसे आतंकवाद से निपटने के लिए सैन्य मदद दी जा सकती है या ली जा सकती है, गरीबी है, पलायन है, ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए इसका क्या फायदा, इसका कोई फायदा है या नहीं है, ये सब बातें। और ऐसी रणनीतियां तैयार करना जिसमें जो महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके अंतर्गत कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल होता है, जो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, महाद्वीपीय और वैश्विक भी हो सकता है। इन सभी बातों को हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सुरक्षा पर मंडराते इन अनेक अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि सैन्य संघर्ष की आवश्यकता नहीं है, हमें आपसी सहयोग की आवश्यकता है। आतंकवाद से लड़ना और मानवाधिकारों को बहाल करने में भले ही सैन्य बल की कोई भूमिका रही हो, हाँ ये भी है कि सैन्य बल एक सीमा तक कारगर भी हो सकता है, लेकिन गरीबी मिटाने में, तेल, बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति बढ़ाने, अप्रवासियों और शरणार्थियों को आवाजाही के प्रबंधन तथा महामारी के नियंत्रण में सैन्य बल से क्या मदद मिलेगी, ये कहना मुश्किल है। इसमें सैन्य बल की आवश्यकता की जरूरत नहीं है, इसमें तो लोगों के सहयोग और राज्यों के सहयोग की आवश्यकता है। वस्तुतः ऐसे अधिकांश मसलों से सैन्य बल के प्रयोग से मामला और बढ़ जाएगा। अगर इस प्रकार की समस्याओं में, इस प्रकार के खतरों में अगर सैन्य बल आता है तो निश्चित रूप से मामला बिगड़ भी सकता है। ज्यादा प्रभावी यह होगा विद्यार्थियों की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीतियां तैयार की जाए। मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि विभिन्न राष्ट्र, विभिन्न देशों के माध्यम से एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण पूरे विश्व में स्थापित हो। सहयोग द्विपक्षीय भी हो सकता है, बहुपक्षीय भी हो सकता है, क्षेत्रीय भी हो सकता है, महादेशीय भी हो सकता है और वैश्विक भी हो सकता है। और यह इस बात पर निर्भर करता है कि खतरे की प्रकृति क्या है, खतरा किस प्रकार का है, उसका नेचर क्या है, इसके बारे में भी हम तब पता लगेगा कि हाँ इसमें कौन सा सहयोग हमारे लिए ज्यादा
उचित होगा। विभिन्न देश इससे निपटने के लिए कितने इच्छुक हैं और सक्षम हैं। फिर बात आती है सहयोगमूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूएनओ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व बैंक जिसे वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे आईएमएफ कहा जाता है, स्वयंसेवी संगठन हैं जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, रेड क्रॉस है, निजी संगठन है ना, दानदाता संस्थाएं हैं, चर्च है, धार्मिक संगठन है, मजदूर संगठन है, सामाजिक और विकास के संगठन है, व्यवसायिक संगठन है, निगम, जानी मानी हस्तियां जैसे नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, ये सभी शामिल हैं जिसको जो कि ऐसे खतरों के प्रति सहयोग मूलक कार्य कर सकते हैं। सहयोग मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उन सरकारों से निपटने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है जो अपनी जनता को मार रही हो अथवा गरीबी, महामारी, प्रलयंकारी घटनाओं की मार झेल रहे हैं, जनता के दुख दर्द की उपेक्षा कर रही हो। ऐसी स्थिति में सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का जोर होगा कि बल प्रयोग सामूहिक स्वीकृति से और सामूहिक रूप से किया जाए, न कि कोई एक देश अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और स्वयंसेवी संगठनों समेत अन्यों की मर्जी पर कान दिए बगैर बल प्रयोग का रास्ता अख्तियार करे। तो इसमें यही बताया गया विद्यार्थियों की ऐसी रणनीतियां हमें तैयार करनी है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हो, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, महाद्वीपीय, वैश्विक भी हो सकता है और सहकारी या सहयोगमूलक सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों तरह के अन्य खिलाड़ी भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें हमने मदर टेरेसा की बात करी। और सहकारी सुरक्षा या सहयोगमूलक सुरक्षा में अंतिम उपाय के रूप में बल के उपयोग को शामिल किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तानाशाही से निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तानाशाही से निपटने के लिए बल के उपयोग की मंजूरी देनी पड़ेगी। अगर ऐसी सरकार होती है जैसे कि इसमें बताया गया है कि वह अपनी ही जनता को गरीबी, महामारी, प्रलयंकारी घटनाओं में दुख दर्द झेलने के लिए झोंक देती है, ऐसी तानाशाही सरकार के प्रति भी बल प्रयोग लाया जा सकता है। अब बात आती है भारत की सुरक्षा की रणनीति। सुरक्षा की रणनीति की हम बात करें तो भारतीय सुरक्षा की रणनीति 4 व्यापक घटकों पर निर्भर करती है, जिसमें कि पारंपरिक यानी सैन्य अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ रहा है भारत को। ये खतरे सीमा के अंदर से भी उभरे हैं और बाहर से भी उभरे हैं। भारत की जो सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक हैं और अलग अलग वक्त में इन्हीं घटकों के हेर फेर में सुरक्षा की रणनीति बनाई गई है। सुरक्षा नीति का पहला घटक क्या है कि सैन्य क्षमता को मजबूत किया जाए, क्योंकि भारत में पड़ोसी देशों से हमले होते रहते हैं, जैसे पाकिस्तान में 1947, 48, 65, 71 और 99 में हुए और चीन ने 1962 में भारत पर हमला किया। और चीन जो है निरंतर अपनी भारत की जो सीमा रेखा है उनमें घुसपैठ भी करता रहता है। दक्षिण एशियाई इलाके में भारत के चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देश हैं। ऐसे में भारत के परमाणु परीक्षण करने के फैसले 1998 को उच्च ठहराया गया और भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया और भारत ने सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया। 1998 में क्या किया, परमाणु परीक्षण करने के फैसले पर उन्होंने कहा कि हम भारतीय सरकार जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर या विश्व में शांति बनाए रखने के लिए या राज्य में शांति बनाए रखने के लिए अन्य देशों से किसी प्रकार का खतरा ना हो, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए ही परमाणु परीक्षण के फैसले को मंजूरी दी और 74 में पहला परमाणु परीक्षण भी भारत ने किया। इसके बाद भारत की सुरक्षा नीति का दूसरा घटक जो आता है वो है सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत बनाना। सुरक्षा हितों को बचाने के लिए क्या करना, अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने एशियाई एकता और अनौपनिवेशीकरण जो है डिकोलोनाइजेशन, निशस्त्रीकरण और प्रयासों की हिमायत की और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में यूएनओ को अंतिम पंच मानने पर जोर दिया कि अगर किसी प्रकार से कोई संघर्ष होता है तो यूएनओ के माध्यम से ही जो है ये संघर्षों को यानी खतरों को खत्म किया जाएगा। और भारत ने हथियारों के अप्रवास के संबंध में एक सार्वभौम और बिना भेदभाव वाली नीति चलाने की भी पहलकदमी की, जिसमें हर देश को सामूहिक संहार के हथियार जैसे परमाणु है, जैविक है, रासायनिक है, संबंध बराबर के अधिकार और दायित्व हो। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की, जैसे न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर जो है NIEO
है ना। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि दो महाशक्तियों की खेमेबाजी, है ना, गुटबाजी से अलग, खेमेबाजी मतलब गुटबाजी से अलग उसने गुटनिरपेक्षता के रूप से में विश्व शांति का तीसरा विकल्प भी पेश किया। दो महाशक्तियां जैसे कि हम जानते हैं यूएसए यूएसएसआर, इनकी खेमेबाजी यानी गुटबाजी से दूर रह करके अपने आप को एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से विश्व शांति का उसने विकल्प प्रदान किया भारत ने। और भारत उन 160 देशों में शामिल है जिन्होंने 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक तापवृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश भी बताए गए। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल है पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के संबंधित, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने से संबंधित। ठीक है। अब सहयोगमूलक सुरक्षा की पहलकदमियों के समर्थन में भारत ने अपनी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति बहाली के मिशनों में भेजी है। और भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक, मतलब उसने बताया ना सहयोगमूलक सुरक्षा के आधार पर क्या किया हमने, यूएनओ के अंतर्गत भी अपनी सेना को शांति बहाली के लिए भी भेजा है कि हमारी सेना भी जो है विश्व में शांति बहाली के लिए भी कदम उठाएगी। भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक क्या है? देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी। अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी के बारे में, जैसे नागालैंड, मिजोरम है, पंजाब है, कश्मीर है, ऐसे क्षेत्रों में कई उग्रवादी समूहों ने समय समय पर अपने प्रांतों में भारत में अलगाने की कोशिश की है ना, अलगाव की समस्या पैदा करी है। और भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन भी किया है। और यह व्यवस्था विभिन्न समुदायों और जनसमूहों को अपनी शिकायतों को खुलकर रखने और सत्ता में भागीदारी करने का मौका भी देती है। आखिरकार में एक बात यह भी आती है कि भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने के प्रयास किए गए हैं बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले और नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता ज्यादा न हो। ये प्रयास ज्यादा सफल नहीं हुए और हमारा देश आज भी गरीब बना हुआ है और असमानताएं आज भी मौजूद है। कोशिश बहुत की भी जा रही है कि ये गरीबी खत्म हो, निर्धनता खत्म हो, असमानताएं खत्म हो, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी ये सभी जो बात है ये आज भी विद्यमान है। फिर भी लोकतांत्रिक राजनीति में ऐसे अवसर उपलब्ध हैं कि गरीब और वंचित नागरिक अपनी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो भारत का जो लोकतंत्र है विश्व में सर्वोपरि लोकतंत्रों की श्रेणी में आता है। और लोकतांत्रिक नीति से निर्वाचित सरकार के ऊपर दबाव होता है कि वह आर्थिक और समृद्धि को मानवीय विकास का सहगामी भी बनाए। और इस प्रकार लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक आदर्श ही नहीं, लोकतांत्रिक शासन जनता को ज्यादा सुरक्षा उपलब्ध कराने का भी साधन है। इस संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र की सफलता और असफलताओं के बारे में आप एक और किताब में विस्तार से पढ़ेंगे। ये किताब है स्वतंत्र भारत की राजनीति पर केंद्रित। ये दूसरी किताब है, उस दूसरी किताब में हम इसको पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, हम अगर बात करें कि भारत की सुरक्षा रणनीति की समराइज करें तो हमने 4 व्यापक घटकों के बारे में चर्चा करी। इसमें सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना भारत की सुरक्षा रणनीति का पहला घटक है। और भारत की सुरक्षा रणनीति का दूसरा घटक जो हमने पढ़ा वो था कि अपनी सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। तीसरे घटक के रूप में हमने अपनी भारत की सुरक्षा रणनीति के चुनौतियों के बारे में हमने पढ़ा। चौथे घटक के रूप में हमें अर्थव्यवस्था को इस तरह से विकसित करने की बात की जिसमें नागरिकों का विशाल जनसमूह गरीबी और असमानता के दुख से बाहर आ सके। विद्यार्थियों, सुरक्षा का जो अर्थ है वो है खतरों से मुक्ति, और सुरक्षा मूल्यों को युद्ध को रोकना, सीमित करना और समाप्त करने की धमकी से देने से बचाता है। सुरक्षा की धारणाओं को 2 अर्थात पारंपरिक अवधारणा और गैर पारंपरिक अवधारणा में बांटा गया। पारंपरिक धारणा में बाहरी और आंतरिक दोनों खतरे शामिल हैं। बाहरी खतरों से संबंध है सैन्य युद्ध से, शक्ति संतुलन से, गठबंधन निर्माण से के खतरों का अनुभव होता है, जबकि आंतरिक में आंतरिक शांति और व्यवस्था शामिल होती है। इसके साथ ही पारंपरिक सुरक्षा के साधन निशस्त्रीकरण, हथियारों पर नियंत्रण और विश्वास निर्माण के माध्यम से अधिकतम सीमा तक हिंसा को सीमित करना। निशस्त्रीकरण सीमा कुछ प्रकार के हथियारों को छोड़ने के लिए कहती है, जिसमें अणु शस्त्र, परमाणु शस्त्र है। हथियार नियंत्रण हथियारों के अधिग्रहण को नियंत्रित करता है। विश्वास के साथ विश्वास भवन और विश्वासों को साझा करने की बात की गई है।
गैर पारंपरिक सुरक्षा मानव और वैश्विक सुरक्षा पर केंद्रित है, जिसमें सभी प्रकार के मानव शामिल हैं। संकीर्ण अर्थों में मानव सुरक्षा आंतरिक हिस्सों से व्यक्तियों की रक्षा करती है। मोटे तौर पर यदि हम देखें तो भूख है, बीमारी है, प्राकृतिक आपदा है, इनसे बचाता है। और इसके साथ ही वैश्विक सुरक्षा की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, एड्स है, बर्ड फ्लू है, और इसमें हम कोविड-19 को भी देख सकते हैं। ठीक है, खतरों के नए स्रोतों में आतंकवाद, मानवाधिकार, वैश्विक गरीबी, पलायन, स्वास्थ्य, महामारी, ये सभी है। आतंकवाद से तात्पर्य राजनीतिक हिंसा से है, जो नागरिकों को जानबूझकर और अनादुंद निशाना बना रही है। मानवाधिकारों के खतरों में राजनीतिक हथियार, आर्थिक, सामाजिक अधिकार के साथ साथ उपनिवेशित लोगों और स्वदेशी अल्पसंख्यकों के अधिकार भी शामिल हैं। इसी प्रकार से वैश्विक गरीबी, कम प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक विकास से ग्रस्त है, और उच्च जनसंख्या, प्रवासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घर्षण पैदा करता है, और राज्य प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए विभिन्न नियमों को पीछे करता है। स्वास्थ्य महामारी है, HIV है, एड्स है, बर्ड फ्लू है, सार्स यानी सिंड्रोम, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम सार्स है, कोविड है, पर्यटन और सैन्य अभियानों के माध्यम से कवर करती है। ठीक है, ये सभी बीमारियां। गरीबी को कम करना, प्रवासन, शरणार्थी आंदोलन और महामारी को नियंत्रित करने के लिए सहकारी सुरक्षा की आवश्यकता है। सहकारी यानी सहयोगमूलक सुरक्षा की आवश्यकता है, और सहयोगमूलक सुरक्षा में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और महाद्वीपीय और वैश्विक हो सकते हैं। और इन खतरों से यह सुरक्षा चाहिए कि प्रकृति या अन्य देशों की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता पर निर्भर करता है। इसके बाद भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों खतरों का सामना करने की बात की है, और भारत की सुरक्षा रणनीति में 4 व्यापक घटक, इसमें हमने सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और संस्थाओं को मजबूत करना, सीमा के अंदर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना, नागरिकों की गरीबी, लापता और आर्थिक असमानताओं से बाहर निकालने की भी बात हमने इसमें करी। इन सभी चीजों की हमने चर्चा करते हुए हमने सुरक्षा के बारे में पूरी तरह से जानने का प्रयास किया कि सुरक्षा क्या है और किस प्रकार से हम खतरों से आजादी प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अब कुछ ये प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे निम्नलिखित पदों को उनके अर्थ से मिलाएं, और जैसे कि विश्वास बहाली के उपाय, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, CBMS। अब CBMS, उसके बाद आता है अस्त्र नियंत्रण, गठबंधन, निशस्त्रीकरण। तो आपको इसमें मिलान करना है। क्या मिलान करना है? विश्वास बहाली के उपाय के बारे में। तो इसमें पहले का उत्तर आएगा कि राष्ट्रों के बीच सुरक्षा मामलों पर सूचनाओं के आदान प्रदान की नियमित प्रक्रिया। ठीक है, विश्वास बहाली, राष्ट्रों के बीच में सुरक्षा मामलों पर सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे तो कैसी स्थिति होगी? सुरक्षा का और सुरक्षा के मामलों में सैन्य क्या कार्यवाही हो रही है, इस कारण से एक देश दूसरे देश के प्रति विश्वास बनाए रखेगा। अस्त्र नियंत्रण की बात आती है तो हथियारों के निर्माण और उसको हासिल करने पर अंकुश करना। गठबंधन की बात आती है तो सैन्य हमले की स्थिति में निपटने अथवा उसके अवरोध के लिए कुछ राष्ट्रों का आपस में मेल करना। और फिर आता है निशस्त्रीकरण, कुछ खास हथियारों के इस्तेमाल से परहेज करना। ठीक है, अब आती है बात निम्नलिखित में से किसको आप सुरक्षा का परंपरागत सरोकार और सुरक्षा का अपारंपरिक सरोकार और खतरे की स्थिति नहीं का दर्जा देंगे। अब जैसे इसमें आपको बताया गया है कि परंपरागत सरोकार, सुरक्षा का अपारंपरिक सरोकार और खतरे की स्थिति नहीं बताएंगे, जिसमें बताया चिकनगुनिया, डेंगू बुखार का प्रसार, पड़ोसी देश से कामगारों की आमद, पड़ोसी राज्यों में से कामगारों की आमद, अपने इलाके को राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले समूहों का उदय। ठीक है, देश की सशस्त्र सेना की आलोचनात्मक नजर में से देखने वाला अखबार। तो इसमें चिकनगुनिया, डेंगू बुखार का प्रसार है, तो ये कैसी क्या दर्जा देंगे इसको दर्जा देंगे अपारंपरिक सरोकार। फिर पड़ोसी देश से कामगारों की आमद की बात की जाती है तो ये हो गया पारंपरिक सरोकार। तीसरा है गैर पड़ोसी राज्यों में कामगारों की आमद, ये हो गया खतरे की स्थिति नहीं। फिर यह आता है अपने इलाके को राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले समूह का उदय, है ना। जैसे अलगाववादी समूह हो जाते हैं कि हमारे जो क्षेत्र है उसको हम अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो इसके अंतर्गत ये क्या आ गया? अपारंपरिक सरोकार आ गया।
फिर डे आता है अपने इलाके को अधिक स्वायत्तता दिए जाने की मांग करने वाले समूह का उदय। तो इसके अंतर्गत आ गया खतरे की स्थिति, इसके अंतर्गत आती है। देश की सशस्त्र सेना की आलोचनात्मक नजर से देखने वाला अखबार, ये पारंपरिक सरोकार आ गया। अब इसमें आपको बताना है, तीसरा प्रश्न आता है कि पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर है, आपको ये बताना है। और गठबंधन का निर्माण करना और उनको बनाए रखना इनमें से किस कोटि में आता है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न है, ये आपके 12 प्रश्न इसके अंतर्गत हैं, तो आप इसको हल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आएगा पाठ की क्या इसमें कहा गया है। तो परंपरागत और अपरंपरागत सुरक्षा के अंतर्गत अंदर क्या देखेंगे हम कि पारंपरिक समूह जो है की धारणा का संबंध मुख्य रूप से किससे है, बाहरी खतरों से है। और अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा में केवल बाहरी खतरा ही नहीं बल्कि अन्य खतरनाक खतरों एवं घटनाओं को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर देंगे। फिर दूसरा इसमें बताएंगे कि पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में एक देश को दूसरे देश के सैन्य खतरे की चिंता रहती है। इसी प्रकार से अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा में एक देश को केवल दूसरे देश के सैन्य खतरे की चिंता ही नहीं रहती है बल्कि अन्य स्रोतों से होने वाले खतरों की भी चिंता रहती है। इसी प्रकार से पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में खतरे का स्रोत विदेशी राष्ट्र और देश भी होते हैं और अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा में खतरे का स्रोत विदेशी राष्ट्र के साथ साथ अन्य भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद अगला प्रश्न आता है कि तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है। तो इसमें आपको अंतर बताना है कि तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने पैदा होने वाले खतरों में पहला अंतर तो यह है कि जहां विकसित देशों के लोगों को केवल बाहरी खतरे की आशंका रहती है, परंतु तीसरी दुनिया के देशों को आंतरिक और बाहरी दोनों ही प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त तीसरी दुनिया के लोगों को पर्यावरण असंतुलन और विकसित देशों की जनता के मुकाबले अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है कि अपरंपरागत। आतंकवाद जो है किस श्रेणी में आता है, अपरंपरागत श्रेणी में आता है। ठीक है, ऐसे अब अगले प्रश्न को देखें कि सुरक्षा के परंपरागत दृष्टिकोण के हिसाब से बताए कि अगर किसी राष्ट्र पर खतरा मंडरा रहा हो तो उसके सामने क्या विकल्प हो सकते हैं। तो विकल्प हमारे पास हो सकते हैं कि शत्रु देश के सामने आत्मसमर्पण कर दें, जैसे बताया था हमने इसके अंदर वीडियो में। शत्रु देश को युद्ध से होने वाले खतरों एवं हानि से डरना और शत्रु देश के साथ युद्ध करके उसे पराजित करना, ये भी हम कर सकते हैं। अब इसे पूछा गया कि शक्ति संतुलन क्या है और कोई देश इसे कैसे कायम करता है। तो शक्ति संतुलन जो है उसका अर्थ हमने पढ़ा था कि किसी भी देश को इतना सबल नहीं बनने दिया जाए कि वह दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए। शक्ति संतुलन के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक संचालित कर सकते हैं। इस प्रकार यह एक विकेंद्रित व्यवस्था है जिसमें शक्ति तथा नीतियां निर्माणक इकाइयों के हाथों में रखी जाती है। मतलब शक्ति संतुलन में हर एक राष्ट्र जो है अपनी शक्ति की बढ़ोतरी करेगा। जैसे कि हमने देखा कि अधिकांश विकसित देशों ने परमाणु शस्त्रों के परीक्षण किए, लेकिन भारत ने नहीं किया। लेकिन भारत ने भी फिर बाद में जब परमाणु परीक्षण किया तो हम भी अब शक्ति संपन्न हो गए। ठीक है, तो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में आ गए। और इसी प्रकार से शक्ति संतुलन सभी राष्ट्रों में इस प्रकार की व्यवस्था करता है कि उनमें किसी भी सदस्य को इतना सबल बनने से रोका जाए कि वह अपनी इच्छा को दूसरों पर न लाद सके। ठीक है, शक्ति संतुलन बनाए रखने के उपाय क्या है। शक्ति संतुलन बनाने के लिए एक साधारण तरीका है गठजोड़ है। ठीक है, गठबंधन करना, और यह प्रणाली बहुत पुरानी है और उसका उद्देश्य है किसी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ने नहीं दिया जाए, और बढ़ रही है तो हम किसी प्रकार से हम उसके साथ गठबंधन कर लें और आने वाले खतरे से हम निजात पा सकें। शक्ति संतुलन बनाए रखने का एक तरीका शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण भी है, और शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न राज्यों ने समय समय पर शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण पर जोर भी दिया है। इस प्रकार से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद सैन्य गठबंधन की क्या उद्देश्य है, और किसी ऐसे सैन्य गठबंधन का नाम बताइए जो अभी भी मौजूद है। जैसे कि हम नाटो की बात करते हैं, सैन्य गठबंधन जो है आज भी मौजूद है। उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है यूरोप पर हमले के समय अवरोध की भूमिका निभाना, सैन्य और आर्थिक विकास के अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, और भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ होने वाले संभावित युद्ध के लिए यूरोप और अमेरिका के लोगों को मानसिक रूप से तैयार रखना। ठीक है, नाटो है, ये हमें पता है कि सारे सैन्य संगठन खत्म हो चुके हैं, नाटो ही शेष बचा है। उसके बाद नवा प्रश्न आता है,
पर्यावरण के तेजी से हो रहे नुकसान से देशों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो पर्यावरण का आप देख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का आप देख सकते हैं, हिमखंड पिघलने की आप बात कर सकते हैं, इसके अंतर्गत पर्यावरण किस गति से खराब हो रहा है उसकी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण आप दे सकते हैं इसमें, है ना, बांग्लादेश है, मालदीव है, इनका उदाहरण दे सकते हैं। देशों के सामने फिलहाल जो खतरे मौजूद हैं, और इसमें वर्तमान में हम देख सकते हैं कोविड-19 की भी बात हम इसमें कर सकते हैं। देशों के सामने फिलहाल जो खतरे मौजूद हैं उनमें परमाणु हथियार का सुरक्षा अथवा अवरोध के लिए बड़ा सीमित उपयोग रह गया है। इस कथन का विस्तार से आपको विश्लेषण करना है कि किस प्रकार से खतरे मौजूद हैं और परमाणु हथियार का सुरक्षा अथवा अवरोध के लिए बड़ा सीमित उपयोग क्या रहा है। जैसे कि विश्व में जिन देशों के परमाणु हथियार प्राप्त कर रखे हैं उनका ये तर्क है कि उन्होंने शत्रु देश के आक्रमण से बचने तथा शक्ति संतुलन कायम रखने के लिए इसका निर्माण किया है, परमाणु शस्त्रों का। ठीक है, परंतु वर्तमान समय में इन हथियारों के होते हुए भी एक देश दूसरे की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता है, जैसे कि आतंकवाद तथा पर्यावरण के खराब होने की बात करते हैं। परमाणु हथियारों के उपयोग का कोई भी औचित्य नहीं है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में जो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं वो आणविक हथियार का सुरक्षा अथवा अवरोध के लिए बड़े सीमित उपयोग के रूप में हो रहा है। ठीक है, और इसमें जो कार्टून बताया गया है एक, उसमें युद्ध और आतंकवाद का जो संबंध दिखाया गया है उसको अपने विचार में, अपने शब्दों में, पक्ष और विपक्ष में आपको इसकी टिप्पणी लिखनी है। वार, इसमें देखो टेररिज्म आज हमारे पास सबसे बड़ा खतरा है वो है आतंकवाद का, और उसके बाद फिर दूसरा खतरा आता है पर्यावरण का। पर्यावरण किस प्रकार से दूषित हो रहा है, पर्यावरण को हम फिर भी पूरी तरीके से उससे निजात पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, इससे हम किस प्रकार से निजात पा सकते हैं, जिसमें हम 9/11 की घटना भी हम देख सकते हैं, पाकिस्तान के द्वारा निरंतर आतंकवादी गतिविधियां जो होती रहती हैं इनको भी हम देख सकते हैं। तो पक्ष विपक्ष में आपको इस प्रकार से उत्तर देना है। तो इसके साथ ही विद्यार्थियों, ये जो हमारा सुरक्षा का जो अध्याय है ये खत्म होता है, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला अध्याय लेकर के आएंगे। तब तक के हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।